औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 20 तक के एलिमेंट्स के नाम आपने कैसे याद करने हैं, उनको तरतीब में कैसे याद करना है। तो कल मैंने आपको बताया था एप्री हेनरी लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट नेशनल मास्टर अली सिंग्स पॉप सॉन्ग क्लियरली आफ्टर किलिंग ए कैट। पॉप सॉन्ग क्लियरली, क्लोरीन छोड़ जाओगे, आफ्टर किलिंग ए कैट। इट इज़ सिंपली 2 सेंटेंसेज हैं जिनमें हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपको एक सिंबल का एक एलिमेंट का नाम बताएगा। एक सिंबल होगा किसी एलिमेंट का। सो जी, टॉपिक हमारा आज का है मॉलिक्यूलर मैथ। सो मॉलिक्यूलर मैथ की डेफिनेशन है इसकी बुक से। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सम। ये जो मॉलिक्यूलर मैथ है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज। किसके? ऑफ ऑल एटम्स, उन तमाम एटम्स के विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ए सब्सटेंस याद रखें, मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का सम है उन तमाम एटम्स के मासेस का जो उस एटम के उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद है। फिर सुन लें, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब वो सब्सटेंस आपका एक एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको 7 एलिमेंट्स का नाम बताए थे। आई हैव नो क्लेवर और ब्राइट फ्रेंड, याद है? तो उसमें आयोडीन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन, याद है ना सारे के सारे। तो जनाब, जो एलिमेंट्स आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद हैं या पाए जाते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास भी उनके एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद के सम के बराबर होगा। इसी तरह आपका कोई भी कंपाउंड है जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सारे आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसके एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के मासेस के सम के बराबर होगा। तो ये सम है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम। किसका? एटॉमिक मासेस का, उन तमाम एटम्स के जो किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास लिखा, इसका मतलब इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मॉलिक्यूलर मास इक्वल है। हाँ, दिस इज द इक्वलिटी द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all atoms present in the molecule of a substance. For example, molecular mass of water. पानी में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 जनाब। मॉलिक्यूलर mass of हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो आप दोनों का मास ऐड कर लें, मतलब हाइड्रोजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास ऐसे कर लें। तो ये अगर 2 दफा ऐड हो तो उसके यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 डाल दो तो कोई प्रॉब्लम है? प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो उसका मास, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU है और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU। 2 1 the 2 plus 16, that is 18 AMU, atomic mass unit. Issue. This is the answer. Clear?
Molecular mass is the sum of the atomic masses of all atoms present in the molecule of a substance. जैसे वाटर है, मैंने एग्जांपल दे दी, क्लोरीन है तो 2 टाइम्स Cl एक एटम का मास, हाइड्रोजन का निकालना तो 2 टाइम्स द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया? अब जनाब द सम ऑफ द एटॉमिक masses of all atoms present in the molecule of a substance is called its molecular mass। तो मैंने यहाँ द सम से शुरू करके आखिर पे इज कॉल्ड molecular mass of the substance। All you have to do, अब ये आपके लिए ये नोट है, all you have to do मतलब वो सारा कुछ जो आपको करना है वो क्या, is to add up। क्या करना आपने जमा कर लेना है द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स, तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को इन द कंपाउंड, किस में, मरकब में जो मौजूद हैं, बस इतना करना आपने। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, क्या किया, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1.008 राउंड ऑफ करोगे 1 आ जाएगा, ये 16 है, 2 1 द 2 आ गया, इन दोनों को एड अप कर लो, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है, तो ग्लूकोज ना डालें बल्कि C6H12O6 डालें, फार्मूला डालें उसका। क्लियर हो गया? अब कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12 प्लस 12 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉब्लम किसी को, 6 मल्टीप्लाई कार्बन के एक एटम का मास 12 डाल दिया, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 12 टाइम्स 1, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 6 से किया 72, 12 1 the 12 and 6 times 16 is 96, add up all these numbers so you will have 180 AMU। this is the molecular mass of glucose। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे ये कहता है जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया निकाल दें तो कैसे निकालेंगे? अमोनिया का फार्मूला किस किस को पता है? नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 1, तो बच्चे यहां पे आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन जनाब पहले प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जनाब? अब एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, ये देख लेना पीरियोडिक टेबल से, प्लस 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 1, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 प्लस 3 इज 17 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अगर कोई आपसे ये पूछ ले मॉलिक्यूलर मास ऑफ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो जनाब क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास CO2। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन कितना है, 16, लेकिन मुझे ये सारे स्टेप्स चाहिए, सो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू बोलिए 44 AMU। दिस इज द आंसर। नो एग्जांपल दे दी डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास, कैन यू डिटरमाइन इट? मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं? आपको तरीका कार सारा ही पता है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 व्हिच इज आल्सो नोन एज द ब्लड शुगर। आपके खून के अंदर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, C6H12O6 की फॉर्म में, तो इसका आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या होती है? इन्हें मोथ बॉल्स भी कहते हैं, व्हिच इज यूज्ड इन द मोथ बॉल्स। जी, नेफ्थलीन क्या होती है?
जैसे फरनैल की गोलियों का नाम सुना हुआ? फरनैल की गोलियां जो बिस्तरों में लोग रखते हैं ताकि टिड्डी शिड्डी बिस्तर ना काट जाए, तो उसकी खुशबू होती है। वो साल पहले गोलियां डालते हैं और जब साल बाद बिस्तर बाहर निकालते हैं तो वो गोलियां उसके अंदर नहीं होती। कहाँ जाती हैं गोलियां? चूहे नहीं खा जाते हैं। अल्लाह अकबर, वो सब्लिमेट कर जाती हैं। उन गोलियों के अंदर ये एक खूबी मौजूद है कि वो वक्त के साथ साथ बुखारात में तब्दील होती हैं, डायरेक्ट सॉलिड से सीधा किस में? गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सब्लिमेट करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता गैस में कन्वर्ट होकर हवा में शामिल हो जाए, इसलिए तो बिस्तरों से उनकी खुशबू आ रही होती है। सो देयरफॉर क्या जी, ये नफ्थलीन का फार्मूला C10H8 विच इज यूज इन द मोथ बॉल्स, ठीक है? मोथ बॉल्स क्या होती हैं? पिस्सू और खटमल मारने वाली जो गोलियां होती हैं ना, जिन्हें फरनैल की गोलियां कहते हैं, उनकी बात हो रही है। सो जनाब क्या करेंगे? सिंपली कहता है मल्टीप्लाई एटॉमिक मैसेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय दियर सबस्क्रिप्ट्स एंड ऐड। सिंपली यही है कि हर एटम को के एटॉमिक मास को उसके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनको ऐड कर लें, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो क्या कहा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 6 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 16। हमने ये पहले भी निकाल लिया। मोथ बॉल्स में जो आपकी नफ्थलीन इस्तेमाल हो रही है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो क्या करना? 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, यू विल हैव व्हाट? 120 प्लस 8 इज 128 AMU, एटॉमिक मास यूनिट्स। प्रॉब्लम किसी को? फार्मूला मास। अब एक बात समझने की है, वो ये है कि बच्चा आपके सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं हैं। जब भी दो नॉन मेटालिक एटम्स आपस में मिलेंगे तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल्स थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे? नॉन मेटल्स थे। तो जब दो नॉन मेटल्स मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दो नॉन मेटल्स जब भी मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ आया नहीं है? जब भी दो नॉन मेटल्स मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक मेटल दूसरी नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड। मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना है और नॉन मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लेना है। मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाती है और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव आयन बनाती है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, जब दोनों नॉन मेटल्स होंगी? अब मजे की बात बताऊं, मैं हमेशा बच्चों को कहा करता हूं कि मेटल्स की खुसूसियात मर्दों वाली हैं, नॉन मेटल्स की औरतों वाली। मर्द क्या करते हैं? पैसे दे देते हैं ना, आसानी से दे देते हैं, कमा कर लेते हैं, लपड़ जितने मर्जी खर्च कर। और औरत से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल। क्यों जी? तो जनाबे अली, दो नॉन मेटल्स, दोनों की खूबी इलेक्ट्रॉन नहीं देना। दोनों औरतें हैं, दोनों की खूबी है पैसा नहीं देना, तो क्या करती हैं औरतें? कमेटी डालती है। कमेटी क्या डालती है? इससे दोनों को फायदा होता है। समझ आया? कमेटियां डालती है नहीं। तो वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बने, कहती है चल ठीक है। एक औरत कहती है मुझे 10,000 रुपए चाहिए, कहते हैं अच्छा चल 5,000 तू डाल, 5,000 मैं डालती हूँ। 10,000 पूरे हो गए, इसमें तू यूज कर ले, अगले में 5,000 तू डालना, 5 मैं डाल दूंगी, 10,000 मेरा हुआ। दोनों बेनिफिट उठाते हैं ना तेरा ना मेरा। जितने तेरे पास तू डाल, जितने मेरे पास है मैं डालती हूँ। क्यों? वो फ्यूचर प्लानिंग कर रही होती है। क्या पता इसमें 5,000, इसमें मेरे पास 10, मैं 10 के 10 तुम्हें दे दूँ, पैसा भी नहीं। कहते मेरा फायदा भी हो जाए, तेरा फायदा भी हो जाए। समझ आया नहीं है? तो उसमें वो क्या करती हैं? दोनों ने देना नहीं, लेकिन दोनों ही उन पैसों से फिर फायदा उठाएंगे। 10,000 से वो भी फायदा उठाएंगे, ये भी फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर किसी हजरत के पास होगा, चल ठीक है ले जा, अगले महीने वापस कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो उसमें एक्सचेंज हो रहा है, एक दे रहा है एक ले रहा, एक दे रहा है एक ले रहा। तो इसमें याद रखना बेटा, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए मुकम्मल तौर पर, तो वो एटम आयन बन जाता है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा क्या होती है? 6 होती है।
लेकिन जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या घट जाए, तो वो एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाए। अभी आयंस की डेफिनेशन आगे आएंगे। तो जनाब अली कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स थी? एक आयनिक कंपाउंड, दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब एक मेटल दूसरी नॉन मेटल से मिलती है तो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड बनता है। और कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है? जब दोनों नॉन मेटल्स होंगे। अब आप सोचेंगे सर एक मेटल दूसरी भी मेटल, तो फिर क्या होगा? फिर बेटा मेटालिक बॉन्ड होता है, जो कि लास्ट में बताऊंगा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो फार्मूला मैथ्स क्या है जी? गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उनका मॉलिक्यूलर मैथ्स। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द अरे ऑफ द आयंस। याद आया? एक नेगेटिव आयन के गिर्द 6 क्लोरीन मौजूद, सॉरी एक नेगेटिव आयन 6 सोडियम है, 6 पावर ने घेर रखा। नेटवर्क की फॉर्म में, अरेज की फॉर्म में अरेंज होते हैं। समझ आया नहीं है? तो इसमें मुझे आप ये बता सकते हैं कि एक सोडियम एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ नहीं, एक सोडियम एट ए टाइम कई क्लोरीन से जुड़ा हुआ, 6 क्लोरीन से जुड़ा हुआ, और एक क्लोरीन एट ए टाइम 6 सोडियम से जुड़ा हुआ इन द फॉर्म ऑफ, समझ आया नहीं है? 3 डायमेंशनल अरे, ये जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? तो क्या मुझे ये बता रहे हैं कि खाने के नमक NaCl जी ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, कि 2 आयंस आपस में मिलकर रह रहे हैं? नहीं, आयंस ग्रुप्स की फॉर्म में आपस में मिलकर रहते हैं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के, हाँ पानी का मॉलिक्यूल H2O अकेला रह सकता है, अकेला, उससे आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन NaCl एक सोडियम एक क्लोरीन, क्या एक सोडियम से क्लोरीन जुड़ा हुआ? नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? इंपीरिकल फार्मूला यूज करते हैं। 6 जुड़े हुए थे ना, हमने सिंपलेस्ट रेशो निकाली 1:1 आई। याद आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? सो देयरफॉर जनाबे अली हमारे पास याद रखना जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अरेज ऑफ आयंस। आयंस की कितारों की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, सही है ना? सो फिर उनका मॉलिक्यूल नहीं होता, उनका फार्मूला यूनिट होता है, फार्मूला यूनिट होता है। इसलिए हमने इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना, इनका फार्मूला मास निकालना, बिकॉज़ दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स। इशू की इशू। सो जनाब अली मॉलिक्यूलर मास क्या है जी? द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बच्चे वही चीज है, सिर्फ आपने एक चीज चेंज करनी है। The sum of the atomic masses of all atoms present in the formula unit of a substance is called its formula mass. ये डेफिनेशन आपके बुक पे मौजूद है। तो मैं ये कहता हूँ अगर तुम ये वाली याद कर लो तो दूसरी को भी तो इसकी फॉर्म में लिख सकते हो, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है। मैं इस चीज का कायल हूँ कि डेफिनेशंस एक ही जोर पे होनी चाहिए, ये नहीं कि पीछे वाली कुछ और वर्ड्स में हो, दूसरे वाली किसी और। बच्चों को मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम काम करवाया जाए। तो आप ये सिर्फ जहां फार्मूला यूनिट है वहां पर अगर मॉलिक्यूल डाल दें, फार्मूला यूनिट की जगह पे क्या डाल दें? मॉलिक्यूल डाल दें, तो ये मॉलिक्यूलर मैथ बन जाए। The sum of the atomic masses of all atoms present in the molecule of a substance is called its molecular mass। यहाँ पे भी आपको क्या करना? All you have to do is, वो सारा कुछ जो आपको करना वो ये है कि add up the atomic masses of all atoms in the compound। समझ आया नहीं है? Multiply the atomic mass of each atom with the subscript, numerical subscript and add all masses। ऐसा ही है? So for example आपने फार्मूला मास ऑफ NaCl निकालना है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास आपने निकालना है। तो जनाब फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम का एटम ही एक है, तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, फिर 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम के एक एटम का मास 23 और क्लोरीन का 35.5 मैंने कल कहा था। अब आप 23 और 35.5 को एडअप करेंगे तो 58.5 AMU आ जाएगा। यही है, दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास और अब सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपके लिए आ जाएगी। डिटरमाइन फार्मूला मास ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, आल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। दिस इज यूज्ड टू फ्लेवर द फूड। और कुछ अंग्रेजी अब कुछ समझ आती है? दिस इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है टू फ्लेवर, जायका देने के लिए फूड, खुराक को। प्रिजर्व मीट,
प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना, मीट का मतलब गोश्त को, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और तैयारी में इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी तादाद ऑफ कंपाउंड मुरक्कबात की। डिटरमाइन इट्स फार्मूला मैथ, इसका फार्मूला मैथ आपने डिटरमाइन करना है। बेटा ये पीछे आप कर चुके हैं। एक सोडियम के मास को एक क्लोरीन के मास में आप एडअप कर लें, आपको टोटल मास मिल जाएगा 58 mg। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Mg SO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, MgOH होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। So milk of magnesia which contains magnesium hydroxide, this MgOH whole 2, is used to treat the acidity। कभी कभी मैदे में बहुत साड़ पड़ता है, वो साड़ तेजाब की वजह से होता है। बाद कहते ना आप कोको कोला, पेप्सी, 7 स्पिरिट, ओके, स्प्राइट, ये एसिड है। आपके फास्ट फूड जितने भी हैं, खट्टी खुराकें ज़्यादा तुम पसंद करते हो ना फास्ट फूड्स, तो वो भी क्या खट्टी होती है, तो मैदे में तेजाब पैदा करती है। अब जब तेजाबियत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मैदे को, वही तेजाब जो आपकी खुराक को हजम करता है, वो मैदे को भी काटना शुरू कर देता है। समझ आया? तो फिर साड़ तो पड़ेगा ना, फिर दर्द तो होगी ना अंदर। तो उस तेजाब की ज्यादती को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को से रिएक्शन करवाया जाता है। अब ये होता है, चले मैं फिर बताऊंगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी को कम कैसे करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसको एसिडिटी ऑफ द स्टोमक को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिटरमाइन इट्स फार्मूला मैस, इसका फार्मूला मैस आपने, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो दिस इज द आयनिक कंपाउंड। सो देयरफॉर अब आपने क्या करना है, आपने इसका फार्मूला मैथ निकालना है। मैग्नीशियम का मास कितना 24, लेकिन इसको कैलकुलेट करने से पहले जनाब अली जरा थोड़ी सी बातें आप अपने दिमाग में जगह दीजिएगा इनको। ये F for formula, M for mass of MgOH whole 2, ये किसके बराबर होता है? मैग्नीशियम का मैस कितना देखें, ये 2 मैग्नीशियम के साथ नहीं है, ब्रैकेट जिनके गिरते 2 उनके साथ है, ओके। तो मैग्नीशियम का मैस 24 प्लस ऑक्सीजन के साथ 2 है। इसके नीचे का कोई नंबर होता, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता, तो क्या आ जाएगा 2 times 16 प्लस 2 times, नो 2 1 the 2 1, 24 प्लस 32, 24 प्लस 32 प्लस 2, सो 34 प्लस 24 कितना हुआ? 58 नहीं आ जाएगा, 58 AMU, ठीक है। अब गौर से सुनना, एक खाद है उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। चलो यही इसका निकाल लेते हैं। ये इसका एल्यूमिनियम का फार्मूला मैस ऑफ Al2, अच्छा एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? 2, तो 2 टाइम्स एल्यूमिनियम का एक एटम का मास है 27 प्लस, अब बचे ये देखो 3 है नीचे, सल्फर के नीचे कितने एटम्स हैं? सिर्फ एक, 3 1 the 3 टाइम्स सल्फर के एक एटम का मास 32 होता है, प्लस 3 4 the 12, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं इसमें, तो एक एटम का मास 16 है। समझ आया? अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीजें आएंगी, अब आप इनको एडअप कर लें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये शुरू क्लियर, गुड। अब जनाब पोटाशियम क्लोरेट इज यूज, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आ गई। अब आपने क्या करना है, गौर से सुने। पोटाशियम क्लोराइड इज यूज्ड कॉमनली फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। यस, पोटाशियम क्लोराइड को
लेबॉर्ट्री में ऑक्सीजन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाकई इसको लेबॉर्ट्री में इसको हीटअप करें ना पोटेशियम क्लोराइड को, तो KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। किसमें? अब पुरानी मैट्रिक की बुक पे इसकी प्रिपरेशन भी थी, लेकिन अब तो बुक ही चेंज कर डाली उन्होंने। तो पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड कॉमनली फॉर द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। कैलकुलेट इस फार्मूला मैस हो जाएगा। कैसे करोगे? ये देखो फार्मूला मैस है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का एक एटम में 39 उसका मैस है, क्लोरीन का एक 35.5 उसका मैस है, ऑक्सीजन के 3 मल्टीप्लाई 16। ये इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है सर। नहीं तो फिर इधर कर लेते हैं फार्मूला। थ्री पोटेशियम कितना है? क्लोरीन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? एडअप करें रिजल्ट आ जाए। उसके बाद जी बेकिंग सोडा। मैंने आपको कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात की थी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे थे। कुछ याद आया? जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात की थी। मैंने बताया था कि आपका कार्बोनिक एसिड जो कि आपके सोडा वाटर ड्रिंक्स में मौजूद है, क्या फार्मूला उसका? H2CO3। कैसे बनता है? वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया जाए तो H2CO, जिसका स्ट्रक्चर ये है। इशू किसी अगर इससे एक हाइड्रोजन एटम हटा के इसकी जगह पे सोडियम लगा दिया जाए, एक हटा दिया जाए हाइड्रोजन, तो ये बनता है NaHCO3। 2 हाइड्रोजन थे ना, एक को हटाया, HCO3 बना, वैलेंसी -1, सोडियम आया। ठीक है, तो ये इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, 1 हम लिखते नहीं है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है जी। NaSCO3 इज हीटेड, इसको गर्म किया जाता है तो इट रिलीजेस, क्या करता है? ये खारिज करता है। रिलीज करने का क्या मतलब है? जब इसको गर्म किया जाए तो इट रिलीजेस, ये खारिज करता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग ऑफ कुकीज एंड ब्रेड। जब आपने डबल रोटी बनानी होती है ना, तो जिस आटे या मैदे से आपने डबल रोटी बनानी होती है उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार इसकी डाल दी जाती है। किसकी? बेकिंग सोडा, NaHCO3 की। इसके साथ थोड़ा सा ना स्ट्रिक एसिड डालते हैं, लेमन का जो तेजाब है ना, स्ट्रिक एसिड डालते हैं, फिर इससे मीठा सोडा बनाया जाता है। तो जिस मैदे या आटे में आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला हुआ होता है, जैसे आप उसको हीट अप करते हैं तो ये रिएक्शन अकर होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट अप करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दोनों हाइड्रोजन निकल गए, पानी निकलता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कैसे? समझते जाइए। सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है बेटा जी, यहां से गौर से सुनना, यहां से एक H पॉजिटिव और यहां से OH निकलेगा। क्या बन गया? एक वाटर बन गया, H2O, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया, पानी बन गया या नहीं बना? यहां से ये सोडियम उतरता और जाके जहां से हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे लग जाता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे भी सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम। सुन रहे हो? Na2 हो गया और CO3 हो गया। ठीक है, ये है। और पीछे क्या बचेगा? CO2। तो कितने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में मिले? 2। एक ये और दूसरा। जब ये 2 आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में एक सोडियम कार्बोनेट बनता है, एक हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन ऑफ दैट इज वाटर, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रॉब्लम किसी को? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, ये आपका पता क्या है? ये आपका वॉशिंग सोडा, धोबी सोडा।
अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही आपने उस आटे को गर्म किया, सुन रहे हो, छोटी छोटी टिक्कियां होती हैं उसकी, जिससे आप ये बानचन नहीं जो आपके बनते हैं, तो छोटी सी एक इतना सा एक पेड़ा होता है उसका, जैसे आप उसे हीट अप करते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, गैस को थोड़ा सा हीट करो तो ज्यादा फैलती है, तो जैसे ये गैस निकलती है तो निकलने के लिए क्या करेगी? इसको फुलाएगी, ये फूल को इतना बड़ा हो जाता है। इस गैस के निकलने की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। हाँ, समझ आई नहीं? ये वाली गैस जब निकलेगी, बाकी सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये गैस जब निकलेगी, सुन रहे हो, तो इसका साइज बढ़ा देगा। इसी वजह से उसके ऊपर पोर्स आपको नजर आते हैं, जैसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं। वो रस वगैरह जो आप खाते हैं तो उसके अंदर जो भी केक है, तो जैसे स्पंज नहीं होता, जिसमें पानी जो उस लायक होता है, क्यों? उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उन पोर्स के जरिए से। जब वो निकलती है तो उसको फुला देती है, बड़ा कर देती है। समझ आया? ये रिएक्शन अगर होता है। अभी आपसे ये कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला मैथ निकाल कर देंगे, यही है। सो हाँ, when baking soda NaHCO3 is heated, it releases carbon dioxide. Carbon dioxide release करता है, which is responsible for the rising of cookies and bread. Determine the formula mass of baking soda. अच्छा, दो चीजों का मास मालूम करना। एक है बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा का NaHCO3, और दूसरा किसका मालूम करना है? वाह जी वाह जी वाह। अभी कर लेते हैं। लें जी, फार्मूला मैथ ऑफ NaHCO3। सोडियम क्या है? हाइड्रोजन एक ही है ना, और ऑक्सीजन 3 है, कार्बन भी 12 है, और ऑक्सीजन का 16 है। 90 वाली 23 + 1 + 12 48। इसको एडअप कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट है। कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी, तो मैं उसका मॉलिक्यूलर मास कहूंगा। CO2, कार्बन के एक एटम का मास 12 है, और ऑक्सीजन के एक का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 12 + 32 = 44 AMU। सो जनाब अली, ये भी हो गया। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। कहता है कि मंदरजा झैल जो मुरक्कबात हैं, आर यूज्ड में इस्तेमाल होते हैं एज फर्टिलाइजर्स, बतौर खादों। डिटरमाइन दियर फार्मूला मैसेज। इनके फार्मूला मैथ मालूम कीजिए। इनके फार्मूला मैथ देखिए बेटा, ये पहला कंपाउंड है यूरिया। क्या? यूरिया। सुन रहे हो? अभी आपने स्ट्रक्चर देखा किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये वाला ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर आके अमाइनो ग्रुप लग जाए, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये बन जाता है यूरिया। नाइट्रोजन अमाइन 2 हैं और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगे, दिस इज यूरिया। क्लियर हुआ? इसका आपने फार्मूला मैथ मालूम करना है जी, यही कहा उन्होंने। तो डिटरमाइन दिए फार्मूला मैसेज। लेट अस स्टार्ट द वर्क, एंड द वर्क इज फार्मूला मैथ ऑफ NH2 होल 2 कार्बन। ठीक है। नाइट्रोजन कितने एटम्स हैं? एक है ना? अल्लाह बोलो, 2 1 2 14 आ गया। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 2 4 टाइम्स 1। कार्बन के कितने हैं? सिर्फ एक ही है, 12 एटम। ऑक्सीजन का भी एक है। सो 28 + 4 + 12 + 16। इशू किसी को
28 प्लस 12 कितना हुआ 40, 16 प्लस 4 कितना हुआ 20, 40 प्लस 20 60 आ गया। नेक्स्ट अमोनियम नाइट्रेट, कौन? अमोनियम नाइट्रेट। NH4 फार्मूला मैस। नाइट्रोजन कितना है कि देखें 2 आ रहे हैं बस। चले आप 14 कर लें, पहले एक का, फिर 4 है, एक हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन है, फिर 14 प्लस 14 28 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 48 हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। 2 इधर डालेंगे 30 हुआ, 2 इधर डालेंगे 50 हुआ। सुन रहे हो? तो ये 80 आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द। लेकिन दूसरा सवाल जरा गौर से पढ़ना, सिर्फ एक का नहीं पूछा। डिटरमाइन फार्मूला मैच द बेकिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सवाल पूछे उसने। सो जनाब अली अब जरा यहाँ देखें, सवाल बड़ा मजे का। द टर्म मॉलिक्यूलर मैथ इज यूज फॉर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। समझ आ गया? वो कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दे दी थी, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वेयर एज द टर्म फार्मूला यूनिट इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। सवाल गौर से सुन लेना कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए आप मॉलिक्यूलर मैथ की टर्म यूज करते हैं, जबकि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं आप उनके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? फार्मूला मैथ। वाई? ऐसा क्यों? रीजन दे। समझ आया नहीं यार? तो आपने यही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ आपने, बिल्कुल सारा सवाल वाई से पहले पहले जो भी है। द टर्म मॉलिक्यूलर मैथ इज यूज फॉर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वेयर द टर्म फार्मूला मैथ इज यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड। अब यहां से आगे आपने शुरू करना है। आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अरेज। याद आया? ये अरे है, ये सफ़े हैं आइंस की, देख रहे हो? अल्टरनेटिवली अरेंज्ड आइंस की सफ़े हैं, देख रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर देखें, अच्छा पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, दाएं नेगेटिव होगा, बाएं नेगेटिव होगा, ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा, हर तरफ से नेगेटिव आइंस से पैक कर। समझ आ? सो जनाब आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ, आयनिक कंपाउंड्स बने हुए होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स मुश्तमिल होते हैं किस पर? अरेज पर, कितारों पर, सफ़ों पर। आप अपोजिटली चार्ज्ड आइंस। अपोजिटली का मतलब, अपोजिटली का मतलब मुखालिफ, चार्ज्ड मुखालिफ चार्ज रखने वाले आइंस। अब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं ये मुश्तमिल होते हैं कितारों पर मुखालिफ चार्ज रखने वाले आइंस की, मुखालिफ चार्ज रखने वाले पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जो नीचे रे आएगी उसके अंदर सारी तरतीब चेंज हो जाएगी। जो दाएं रे आएगी उसके अंदर चेंज होगी, बाएं रे आएगी उसके अंदर चेंज होगी, ऊपर रे आएगी उसके अंदर चेंज होगी, और सब जगह। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो जनाब अली यहां से जवाब शुरू हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं किस पर? अरेज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आइंस रादर देन सेपरेट मॉलिक्यूल। रादर देन का मतलब है बजाय, की बजाय। किसकी बजाय? मॉलिक्यूल्स की बजाय। अलग थलग मॉलिक्यूल्स नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स में, बल्कि आयनिक कंपाउंड्स में अपोजिटली चार्ज्ड आइंस की अरेज मौजूद होती हैं। समझ आया? अब अगर अलग थलग मॉलिक्यूल्स होते तो हम मॉलिक्यूलर मैथ निकाल देते, लेकिन यहाँ पे तो अलग थलग मॉलिक्यूल्स नहीं है बल्कि अरेज हैं। और एक आयन के गिर्द क्या 6 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद है। क्लियर हुआ? सो वी रिप्रेजेंट एन आयनिक कंपाउंड बाय इट्स फार्मूला यूनिट। इसलिए हम एक आयनिक कंपाउंड को उसके फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उसमें अरेज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होती हैं। तो हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला को उसको शो करें? तो लिहाजा फिर हम उसका क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट लिखते हैं। सिंपलेस्ट रेशो निकाल के आयंस की कि एक आयन को कितने ने घेर रखा, दूसरे को किसने ने घेर रखा, तो इस तरह फिर हम उनकी रेशो निकालते हैं। समझ आया? कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम के गिर्द 12 क्लोरीन होते हैं। कितने? 12 क्लोरीन, साइज बड़ा। और एक क्लोरीन के गिर्द, सुन रहे हो, 6 कैल्शियम।
अब 6:12 क्या आएगा, 6 पे दोनों को डिवाइड करो 1:2 आएगा, CaCl2 बनेगा। साइज बड़ा ना, साइज का फर्क है। सो जनाबे अली बात समझ आ, छोटा सा जवाब है कि आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अरेज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस रादर देन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। बजाय इसके सेपरेट का मतलब होता है अलग थलग मॉलिक्यूल्स, अलग थलग मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अरेज पर मुश्तमिल होते हैं। अरेज भी ऐसी नहीं जो अलग हो एक दूसरे से, ऐसी अरेज जो एक दूसरे से लिंक्ड है। क्लियर हुआ? सो वी रिप्रेजेंट आयनिक कंपाउंड्स बाय इट्स फार्मूला यूनिट। जब आयनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट ही फार्मूला यूनिट से करेंगे तो फिर जो उसका मास आएगा, फार्मूला मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। देयरफॉर अब यहां से आपने जवाब देना, फार्मूला यूनिट के बाद आपने यहां पे ये लिखना, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स हैव, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स हैव फार्मूला। बस यहां तक आंसर खत्म। क्लियर हुआ? ये आंसर है आपका, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स हैव फार्मूला मास। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद ए फार्मूला यूनिट इंडिकेट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। आपको बंदा आपसे ये पूछ ले व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये सवाल भी तो आ सकता है ना। समझ आया नहीं यार? तो फिर आपने ये जवाब देना कि ए फार्मूला यूनिट इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस इन एन आयनिक कंपाउंड। समझ आ नहीं है? सो देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट। आपने इस सवाल का जवाब इस तरह देना है कि आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट्स। क्यों? यहां से बिल्कुल यहां से शुरू होगा। आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ अरेज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन रादर देन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। सो वी रिप्रेजेंट आयनिक, सुन रहे हो, एन आयनिक कंपाउंड बाय इट्स फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट आपको सिंपलेस्ट होल नंबर, हाँ, ए फार्मूला यूनिट इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड इन एन आयनिक कंपाउंड। यही उसका जवाब है। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट है ना, मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जांपल भी दे दी बीच में। तो कॉमन सॉल्ट, खाने का नमक, कंसिस्ट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इट हैज 1 सोडियम फॉर एवरी क्लोरीन। ऐसा ही है, एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन होता है, 6 की रेशियो थी ना। सो फार्मूला यूनिट फॉर कॉमन सॉल्ट इज NaCl। इशू के इशू। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को जब सेकंड चैप्टर की पहली स्लाइड पढ़ाई थी तो इस पर लिखा हुआ था, और आपके इस चैप्टर के शुरू में भी लिखा हुआ था कि जो 20th सेंचुरी थी, 21st सेंचुरी जो थी या 20th सेंचुरी थी, वो आपको एटम की, हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उसने आगाही दी, और अब आपको एटम की शक्ल भी दिखाई जा रही है। तो मैनी साइंटिस्ट रिगार्डेड एटम एज ए merely a convenient mental construct and nothing more। मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंसदान रिगार्डेड, उन्होंने ख्याल किया एटम को एज ए merely, एज ए बतौर merely, merely कहते हैं महज, और कहते हैं हाँ बस ये तुम्हारी बातें ख्वाब ख्याल ही होती हैं, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो। समझ आया नहीं है? तो मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंसदान जो थे वो समझते थे एटम को महज एक कन्वीनियंट मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, महज एक कन्वीनियंट का क्या मतलब है, कॉन्वीनियंट का क्या मतलब है, सादा सी दिमागी इख्तिरा एंड नथिंग मोर, और इससे कुछ ज्यादा नहीं हो। कहते थे एक दिमाग की, दिमागी तौर पर एक बनाई हुई चीज है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं दिमाग की इख्तिरा, दिमाग में जो चीज आपने तख्लीक की हो, दिमाग में तुमने कुछ चीज बिल्ड कर ली है कि एटम ऐसा होगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, तामीर, कोई दिमागी आपकी एक तामीर थी, कोई इख्तरा थी, नथिंग मोर देन दिस। आपके तस्वर में एक चीज है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज बिकॉज एटम इज सो स्मॉल। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि एटम इतना छोटा है। दिस इज, ये है, मतलब उनकी ये सोच क्यों पैदा हुई है, वो साइंटिस्ट ने उन्होंने ऐसा क्यों सोचना शुरू किया? तो दिस इज, ऐसा है बिकॉज, क्योंकि एटम इज सो स्मॉल। सो का मतलब है इतना छोटा। किसी चीज को बढ़ाने के लिए एडजेक्टिव की जो असर है
बात समझ आ रही नहीं आ रही? जो उसकी इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, एटम इज सो स्मॉल, एटम इतना छोटा है दैट इट कैन नॉट बी सीन, कि इसको नहीं देखा जा सकता विद द नेकेड आई, आम आंख से, खुली आंख से, ठीक है। टुडे आजकल however बहर क्या कहते हैं, इन चीज़ों को छोड़ें आप, वी हैव सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, अब हमारे पास बड़े ही पेचीदा किस्म के आलात मौजूद हैं टू वे एटम, एटम का क्या करने के लिए, मास या वजन निकालने के लिए, एंड इवन विजुअलाइज दम, ताकि हम उनको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। एटम का मास भी, मास स्पेक्ट्रोमीटर मैंने आपको पीछे बताया था, मास स्पेक्ट्रोमीटर मैंने आपको पीछे बताया था, जिससे आप एटम का मास निकालते हैं, एंड इवन विजुअलाइज दम, और ताकि आप उनको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बिल्कुल बेटा। फिगर नंबर 1.1, ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है नजर, ये नहीं आ रही, शोज, ये आपको दिखा रही है एन इमेज ऑफ गोल्ड एटम, ये गोल्ड के एटम का, सोने के एटम का इमेज दिखा रही है ऑन द सरफेस। किस पर? ये सरफेस से, गोल्ड के सरफेस के ऊपर आपको उसके जो एटम्स हैं उनका एक इमेज दिखा रही है, उनकी एक पिक्चर दिखा रही है। द इमेज हैज बीन ड्रॉन बाय कंप्यूटर, ये इमेज किसने बनाया? कंप्यूटर ने बनाया। सरफेस रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, सरफेस, इस पे मेरा फाइनल प्रोजेक्ट था, मेरे टीचर्स ने मुझे करवाया था कॉमर्स यूनिवर्सिटी में, कि एक चीज़ को दोबारा से, जैसे आपके कुछ मैप्स ख़राब हो जाते हैं ना, कुछ पिक्चर्स ख़राब हो जाती हैं, कुछ आपकी मम्मीज़ या आपके स्टेचूज़ की शक्लें ख़राब हो जाती हैं, तो उन सरफेसेस को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, समझ आ नहीं है, दोबारा से बनाना, डाटा लेके कुछ चीज़ों का दोबारा से पूरी सरफेस को बिल्ड करना बाय यूजिंग द सिमेट्री एंड यूजिंग द कैलकुलस, समझ आया? तो ये कंप्यूटर जो सरफेस कंस्ट्रक्ट करता है ना, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग इस टेक्निक का नाम है, इसके अंदर मैथमेटिक्स की बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर ने जो इमेज बनाया ना, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, ये उसने इमेज प्रोसेसिंग को यूज करके उन्होंने ये इमेज बनाया। तो द इमेज हैज बीन ड्रॉन बाय कंप्यूटर फ्रॉम द सिग्नल, किससे? सिग्नल को यूज करके, सेंड टू इट, जो उसको भेजा गया था बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, कॉल्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसका नाम याद रखिएगा। द कंप्यूटर हैज ड्रॉन गोल्ड एटम्स एज टॉप्ड पीक्स, तो जो कंप्यूटर है उसने गोल्ड के एटम्स को क्या किया? ड्रॉ किया, बनाया, खींचा, ठीक है, एज टॉप्ड पीक्स। ये टॉप पीक्स क्या होती हैं? बोले टॉप्ड पीक्स क्या होती है? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। टॉप्ड पीक्स क्या होती हैं? उभरी पहाड़ियां यार, आगे चलो। वो बाहर नजर आ रहे होंगे आपको उसके अंदर, ये गोल्ड एटम्स है।